एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट कल पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में देश का राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% रहा। 2030 तक देश में गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोकसभा में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सीतारामन लोकसभा में बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार का बजट अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट होगा। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने फैसला दे दिया है और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर अगले 5 वर्ष के लिए देश के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता को दी गई गारंटी को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा और राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। इसके अनुसार जहां वैश्विक स्तर पर राजकोषीय घाटा और ऋण का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं भारत में राजकोषीय स्थिरता की प्रक्रिया बनी हुई है। केंद्र सरकार 2023 के राजकोषीय घाटे को 6.4% से घटाकर 2025 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6% तक ले आई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में अनिश्चित वैश्विक आर्थिक स्थिति के बावजूद घरेलू वित्तीय गतिविधियों में वृद्धि ने आर्थिक विकास में मदद की है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सेवा क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान जारी है और वर्ष 2024 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% रहा। सेवा क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि की रफ्तार बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र का आने वाले वर्षों में अच्छा कामकाज रहेगा। डॉक्टर नागेश्वरन ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक कृषि से इतर क्षेत्रों में हर वर्ष लगभग 78 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। We have done an estimation of what is the amount of jobs we need to create. If you look at the population estimates given by Ministry of Health in July 2020 in a publication which is open access, they project India's population until 2036. So based on those projections, we estimate that India basically needs to create roughly around 8 million jobs or 80 lakh jobs per annum. The calculations and the assumptions are given in the survey as well. प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को बताता है और सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि ये भविष्य के विकास और प्रगति के क्षेत्रों की भी पहचान करता है, क्योंकि हम एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 आकाशवाणी समाचार के साथ केंद्रीय बजट 2024-25 पर होगा विस्तृत विश्लेषण। सुनिए विशेषज्ञों की राय, विशेष बजट बुलेटिन, बजट पर प्रतिक्रियाएं और विशेष साक्षात्कार। बजट से जुड़ी हर जानकारी पहुंचेगी आप तक कल सुबह 9 से रात 10 बजे तक 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोल्ड पर। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में आज 2025 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई। भाजपा के संजय जायसवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए 16 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भेजे जाने वाले एथलीटों पर कुल 470 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों और खेलों के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो पिछले 75 सालों में किसी सरकार ने नहीं उठाए। पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए और खेलों के लिए इतना मोदी जी का सरकार ने किया है वो खिलाड़ियों से सुनना चाहिए। जो खेल और खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है 75 साल में किसी सरकार ने नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि कंपनी कानून के अंतर्गत 63 प्रमुख अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने से बाजार को बढ़ावा मिला है, लंबित मामलों में कमी आई है और देश में कारोबार करने में आसानी हुई है। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस साल जुलाई तक विभिन्न अदालतों में 6000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। सरकार ने कहा है कि देश में बेरोजगारी दर में हाल के वर्षों में गिरावट आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर 4.2% थी। 2022-23 में ये दर 3.2% रही। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना 60 वर्ष के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन के साथ वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू की गई थी। सरकार ने दोहराया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि जून 2024 में 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए 2 ज्ञापन प्राप्त हुए थे, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक 13,94,000 से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसमें करीब 5.5 लाख महिलाएं हैं। आज लोकसभा में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि 5,03,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसमें से करीब 2.25 लाख महिलाएं हैं। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत साल 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित संसाधनों से 45.5% स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर ली है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा कुछ मापदंडों के आधार पर दिया जाता है, लेकिन बिहार इन मापदंडों के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा पाने की श्रेणी में नहीं आता है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा मार्ग पर नाम प्रदर्शित करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार से शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने कहा है कि भोजनालयों को परोसे जाने वाले भोजन के प्रकार को प्रदर्शित करना चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात आयकर रिटर्न प्रक्रिया का सरलीकरण विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयकर आयुक्त सौम्या आचार और सनदी लेखाकार संजीव नारायण चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विषय से संबंधित प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर
89094044 पर भी सवाल भेजे जा सकते हैं। आकाशवाणी जगदलपुर ने आज से अपने आधे कार्यक्रम हल्बी, गोंडी, भातरी और ध्रुवी बोलियों में प्रसारित करना शुरू कर दिया है। ये निर्णय क्षेत्रीय संस्कृति और बोलियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। विश्व जूनियर स्क्वैश टीम चैंपियनशिप भारतीय लड़के और लड़कियों की टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। लड़कों की 6ठी वरीयता प्राप्त टीम 4थी वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया से और लड़कियों की टीम 3री वरीयता प्राप्त मलेशिया से हार गई। श्रीलंका में एशिया कप T20 महिला क्रिकेट में थाईलैंड ने बांग्लादेश को जीत के लिए 97 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 3 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए 16 रन बना लिए हैं। इससे पहले हुए एक अन्य मैच में श्रीलंका ने मलेशिया को 144 रन से हरा दिया। कल भारत का सामना नेपाल से और पाकिस्तान का संयुक्त अरब अमीरात से होगा। नेपाल में श्रावण मास के पहले सोमवार को आज काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया और उपवास रखा। मानसून के आगमन पर महिलाएं सुंदर हरे वस्त्रों से सजी हुई दिखाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट कल लोकसभा में पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-2024 में देश का राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% रहा। 2030 तक देश में गैर कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 78.5 लाख नौकरियां सृजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोकसभा में पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नाम प्रदर्शित करने के आदेश पर रोक लगाई। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।